नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मन्नू भंडारी द्वारा कृत यही सच है। कानपुर। कानपुर। सामने आंगन में फैली हुई धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली तो कुछ बंद। एक क्षण में मैं उन्हें ही देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसाती नज़र से कपड़े देखती रहती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्रत ही खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज की बात नहीं, हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन नहीं लगता। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, आया वे आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुकाई से उसे जवाब देती हूँ। वे भाग जाती है। ये मिसेस मेहता भी एक ही है। यूं तो महीनों भर शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में मेरी खैरियत पूछ लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती। खट खट खट, वही परिचित बदहवनी। तो आ गया संजय। मैं बरबसी अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर उसका स्वागत नहीं करती हूँ। हंसता हुआ वे आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधों को दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होके, रुकाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है। वह बड़े दुलार के साथ ठोडी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंस गया। बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी तो नहीं लगता। इच्छा होती कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं, पर के कुछ नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वे मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें समय याचना कर रही है, पर मैं क्या करूं। तभी वे अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड प्यार दिखलाएगा। वे जानता है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता है। फिर उठकर वे फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगा देता है। फूल सजाने में वे कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया कि वे हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है। एक दिन भी कमरे में फूल न रहे तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनाने के लिए मैं इतनी सवेरे से आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में उसे ही भूल गई थी। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी भी दिन मुझे
किसी भी दिन मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से। कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। हम सड़क पर है, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस तरह प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह ये चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो सच में मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं। हेड ऑफिस में यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहानी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बातें सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजना बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता तो मैं बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो ये पहला ही मौका है। वे खिलखिला कर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्खा हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र है। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना चाहके, पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है, ऐसा ऐसी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निश्चित भी तो वही है होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही बन्नाक का जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब ये बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वे छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भपक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे कोई मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वे खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वे मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झटक कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, अपने आप में कुड़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकत पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों न हो। पर है तो रास्ता ही है, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे पर लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। ये भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निर्देशी सी खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हूँ। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं, मानो संजय की अनेकानेक आंखें जो मुझे देख रही है, सहला रही है, दुलार रही है, और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लज्जा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार ये बात बताई थी तो वह खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए
सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, नीरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। कानपुर। मैं जानती हूँ संजय का मन निशित को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? नीरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आहों, आंसू और सिसकियों का एक दौर सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा, जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है। उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता, फिर तो वे सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थे जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशित की बात को लेकर व्यथी खीन सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावना का भविष्य की, मेरी अनेकानेक योजना का एकमात्र केंद्र संजय ही है। ये बात दूसरी एक ही चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर मैं भी अपनी थीसिस की बातें करती हूँ, या वे अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सबका ये मतलब तो नहीं है कि हम प्रेम नहीं करते। वे क्यों नहीं समझता है कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई, सपनों की जगह हमें वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई, जिसका आधार पाकर वे अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं, ये सब कैसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिल मिला चाहती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति के चुंगल में फंसने से बच गई, जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, ये तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूं ही बिखेरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती है, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था और झूठ। कानपुर। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। सच बड़ा डर लग रहा है। कैसे क्या होगा, मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वह भी मेरे साथ चले, पर उसे ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर है, फिर इंटरव्यू। सच अपना कोई साथ होता तो बड़ा सारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ या यूं अकेली घूम फिर लेती हूँ तो संजय सोचता है मुझे मैं बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। सच कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का
वह मादकता में भरे इस स्वप्न जाल को छीन बीन कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता।